हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यार साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पी एग्जामिनेशन की डेट आपकी क्लियर हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है, जो कि आपकी 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होना सुनिश्चित हुई है। इसी के मद्देनज़र हम लोग अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं और इसी सीरीज में आज हम लोग जीएस के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या यूँ कह लें कि ऐसे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसी के साथ ही साथ कुछ आपके एवरग्रीन क्वेश्चन, सदाबहार क्वेश्चन हम लोग इसमें इंक्लूड करते हुए आज देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देवों के देव महादेव जी का स्मरण करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का दमदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भैया सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्कों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉइन्स, क्या कहलाता है। पहला है ओंकोलॉजी, दूसरा कह रहा है न्यूमरोलॉजी, तीसरा कह रहा है न्यूमेरिटिक, या चौथा कह रहा है आपका ऑप्शन वानिरोलॉजी। तो सिक्कों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम ओंकोलॉजी की बात करें तो ओंकोलॉजी हो जाता है आपका कैंसर का अध्ययन। किसका अध्ययन हो जाता है? आपका कैंसर का अध्ययन हो जाता है ओंकोलॉजी। न्यूमरोलॉजी की बात किया जाए तो इसको कहते हैं अंकशास्त्र, है ना, इसको कहते हैं अंकशास्त्र के अध्ययन अंतर्गत इसको रखते हैं। अगर वानिरोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत आपके स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। किसके? आपके स्वप्न का अध्ययन किया जाता है, सपने का अध्ययन किया जाता है आपके। और जो बचा न्यूमरेटिक, इसके अंतर्गत आपके सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ कॉइन्स आपका न्यूमरेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमरेटिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमरेटिक के अंतर्गत हम लोग सिक्कों का अध्ययन करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, न्यूमरेटिक। ठीक है, चलते हैं आगे। और यह भी आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापते हैं। ठीक है, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापते हैं। पहला कह रहा है स्पीडोमीटर, दूसरा कह रहा रेन गेज, तीसरा कह रहा फेदोमीटर, या चौथा कह रहा एमिनोमीटर। तो समुद्र की गहराई किस यंत्र से नापते हैं भैया, वो आपको बताना है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापते हैं? तो यहाँ पे देखिए, जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर से आपके वाहन की गति मापा जाता है। रेन गेज जो है, रेन गेज से आपकी वर्षा की मात्रा मापते हैं। क्या मापते हैं? वर्षा की मात्रा मापते हैं। एमिनोमीटर से जो आपका है यंत्र, इसके अंतर्गत वायु की गति, जो आपकी पवन की गति है, उसको मापा जाता है कि कितने वेग से चल रही है पवन। बचा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, फेदोमीटर। कौन सा? फेदोमीटर। और फेदोमीटर से आपके समुद्र की गहराई को मापा जाता है। किसे मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई को फेदोमीटर नामक यंत्र से हम नापते हैं। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। और आज का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दमदार सा क्वेश्चन है आपका। देखिए, आपके महत्वपूर्ण दिवस से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को हर एक परीक्षा में मिलते हैं, हर एक एग्जाम में आपके मिलते हैं। तो जो विश्व पुस्तक दिवस है, यह कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन कह रिया है 5 जून, दूसरा कह रहा है 23 अप्रैल, तीसरा कह रहा 7 अप्रैल, या चौथा ऑप्शन कह रहा 25 जून। तो आपको बताना है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है वह बन जाएगा आपका 23 अप्रैल, यानी कि 23 अप्रैल को आपको विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून फिर क्या है? 5 जून भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के रूप में है। 5 जून आपका हो जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या हो जाएगा आपका? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आपको मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब मनाया जाता है? आपका 7 अप्रैल में मनाया जाता है। और 7 अप्रैल 1948 को ही आपके WHO की स्थापना भी किया गया था। तो इस आधार पर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, जो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है वह हो जाएगा आपका 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे अपनी आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दमदार सा क्वेश्चन है। कह रहा कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन पहला कह रहा सिकंदरा, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा रामपुर, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा उन्नाव, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा एटा। ये जो क्वेश्चन है, जो आपके फरवरी मंथ में आपके पेपर हुआ था यूपीपी का,
जो आपका कैंसिल हो गया था, वो उसके क्वेश्चन आपके हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और आगे जो आपकी परीक्षा आने वाली है अगस्त महीने के लास्ट में जो आपको देखने को मिलने वाली है, उसमें भी पूरी उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो अकबर का मकबरा था, अकबर का मकबरा जो है वह आगरा से थोड़ी दूरी पे एक जगह है जिसको कहते हैं सिकंदरा। क्या कहते हैं? सिकंदरा। और इसी सिकंदरा में ही अकबर का मकबरा देखने को मिलता है। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में आपके आगरा के निकट एक आपकी जगह है सिकंदरा, वहीं पर आपके अकबर का मकबरा देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया सा बात। चलते हैं आगे आज के अपने 5वें क्वेश्चन पर। और भाई साहब पूछ रहा है कि टका किस देश की मुद्रा है? ठीक, देखिए, जो आपका देश है यानी भारत जो देश है आपका, इसके अगल बगल जो इसके बाजू में देश हैं, उनकी राजधानी क्या है, उनकी मुद्रा क्या है, और उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में एक छोटी सी जानकारी लेकर के ज़रूरी है। हो सकता है यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएँ। अब देखिए, आपके पड़ोसी देश से ही एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि टका किस देश की मुद्रा है। पहला करा तुर्की, दूसरा करा सार्बिया, तीसरा करा बांग्लादेश या चौथा करा थाईलैंड। तो टका किस देश की मुद्रा हो जाएगी वह आपको बताना है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी बांग्लादेश। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर तीसरा, बांग्लादेश। टका आपके बांग्लादेश की जो है मुद्रा हो जाती है। तुर्की की बात किया जाए तो तुर्की की जो आपकी मुद्रा हो जाती है, तुर्की की हो जाती है लीरा। क्या हो जाती है? लीरा। ठीक है। सार्बिया की क्या हो जाती है? तो सार्बिया की हो जाती है सार्बियाई दिनार। कौन सी हो जाती है? सार्बियाई दिनार। और थाईलैंड की क्या हो जाती है? थाईलैंड की हो जाती है बाहत। क्या हो जाती है? बाहत। ठीक। तो हो सकता है उस बार बांग्लादेश की पूछ दिया था, आपके बाद थाईलैंड की पूछ दी क्या होती है। तो थाईलैंड की जो आपकी मुद्रा होती है वह होती है बाहत। तुर्की की लीरा हो गई। सार्बिया की बात करेंगे, सार्बियाई दिनार हो गई। बांग्लादेश की आपकी टका होती है। थाईलैंड की हो जाएगी बाहत। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। चलते हैं आगे। और इसी के साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ में है? कच्छ यानी कि गुजरात। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ में है? पहला कह रहा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, दूसरा कह रहा मारमुगांव बंदरगाह, तीसरा कह रहा पारादीप बंदरगाह, या चौथा कह रहा कांडला बंदरगाह। अच्छा, ये जो आपका कांडला बंदरगाह है इसी का नाम परिवर्तित करके अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कर दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ में है, यह आपके सामने क्वेश्चन है। और इसका जो सही जवाब बनने वाला है वह हो जाएगा आपका कांडला। कौन सा है? कांडला बंदरगाह, जिसको हम लोग वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जानते हैं। यह आपके कच्छ गुजरात में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात किया जाए तो आपका मुंबई में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात किया जाए पारादीप आपका उड़ीसा के अंतर्गत देखने को मिलता है। और मारमुगांव बंदरगाह जो आपका है यह गोवा के अंतर्गत देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? गोवा। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका मुंबई में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। ये गोवा में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में। तो आपका कौन सा बंदरगाह पूछा हुआ है कि बंदरगाह कच्छ में है, तो कच्छ में कौन सा हो जाएगा आपका? कांडला बंदरगाह या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह आपका गुजरात के कच्छ में देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मालवीय जी का सहयोगी कौन था? ठीक है। कि BHU की जब स्थापना हुई थी इसमें मालवीय जी का सहयोगी कौन था, यह आपसे पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन दे रहा है रविन्द्रनाथ ठाकुर, दूसरा दे रहा है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मैडम भीखा जी, या ऑप्शन नंबर चौथा है एनी बेसेंट। ठीक। तो हम सभी जानते हैं कि 4 फरवरी 1916 में बसंत पंचमी के दिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इनके जो सहयोगी के रूप में थे, जिनको हम लोग इनके सहयोगी के रूप में देखते हैं, वह थी आपकी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट जी इनके सहयोगी के रूप में देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में मालवीय जी की सहयोगी कौन थी, तो वो एनी बेसेंट जी के रूप में देखने को मिलता है। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो 4 फरवरी 1916 में बसंत पंचमी के दिन यह इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है। बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। नीली क्रांति का संबंध किससे है? आपकी कृषि क्रांतियों से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
पहला ऑप्शन दे रखा है जल प्रदूषण, दूसरा दे रखा है डेयरी उत्पाद, तीसरा दे रखा है मत्स्य उत्पादन या चौथा दे रखा है कपास उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध किससे, यह आपको देखने को पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है यह आपका बन जाएगा नीली क्रांति। मतलब कौन हो जाएगा आपका, नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा आपको जल प्रदूषण से नहीं होगा, डेयरी उत्पादन से नहीं होगा, कपास नहीं होगा, यह आपका बन जाएगा फिश से, किससे, मत्स्य पालन से संबंधित हो जाएगी आपकी नीली क्रांति। किससे संबंधित हो जाएगी, नीली क्रांति का संबंध हो जाता है आपके मत्स्य उत्पादन से। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे। टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है सर नवल टाटा, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है सर दोराब जी टाटा, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है सर जमशेद जी टाटा, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है सर नौरोजी टाटा। यह आपसे पूछा हुआ है। तो टाटा स्टील आप लोग जानते हो कि आज जो हम लोग लोहा ले रहे हैं, अगर टाटा की बात किया जाए तो आपके सुई नमक से लेकर के आपके जहाज तक का जो है टाटा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और बात किया जाए अगर इस समय जो आपके 4 व्हीलर चल रहे हैं, जो कार आपकी चल रही हैं, उसमें जो सबसे भरोसेमंद है आपकी है वह टाटा की हम लोग कार मानते हैं, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी उसकी अच्छी होती है। खैर यहाँ बात कर रहा है कि टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा कि टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक के रूप में सर जमशेद जी टाटा का नाम देखने को मिलता है। किसका, सर जमशेद जी टाटा का नाम देखने को मिलता है। और इसकी स्थापना टाटा जी के द्वारा 1907 के अंतर्गत की गई थी। कब की गई थी, 1907 1907 के अंतर्गत यहाँ स्थापना की गई थी रतन टाटा के द्वारा, सॉरी जमशेद जी टाटा के द्वारा। ठीक है, चलते हैं आगे अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। कह रहा है किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। पहला कह रहा कोमा गाटा मारू, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा बंगाल विभाजन, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसके, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह आपका 13 अप्रैल 1919 की घटना है। आपके जलियांवाला में एक शांति सभा का आयोजन किया गया था और वहीं पर पहुंच जाता है जनरल डायर, और उसने क्या किया था कि भीड़ को, वहाँ जो सभा हो रही थी उसको असंवैधानिक घोषित करता है और लोगों को जाने का मौका भी नहीं देता है, और अंग्रेज़ सैनिकों से उनके ऊपर फायर ओपन करने का आर्डर दे देता है। बताया जाता है कि गोलियां तब तक चली हैं गोलियां जब तक कि गोलियां ख़त्म नहीं हो गई हैं। इस भीषण नरसंहार में से दुखी होकर रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। चलते हैं आगे आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं। पहला कह रहा है राम विसुतार, दूसरा कह रहा विमल पटेल, तीसरा कह रहा चंद्रकांत सोमपुरा, या ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं। ठीक, इसका जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा विमल पटेल। कौन हो जाएंगे इसके, विमल पटेल जी नए संसद भवन के वास्तुकार के रूप में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर राम मंदिर की बात करें कि राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, तो वह हो जाएंगे आपके चंद्रकांत सोमपुरा जी। ठीक है, यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है, वो हो जाएंगे रामवीर सुतार जी। तो इस तरह से देखा जाए कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो उन नए संसद भवन के वास्तुकार के रूप में विमल पटेल जी का नाम देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। और आज का अपना आपका दमदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपकी प्यारी सी आंखों के सामने ये रहा। कह रहा कि उज्जैन बाबा महाकाल की धरती उज्जैन किस नदी के किनारे है। पहला कह रहा गंगा, दूसरा कह रहा गोदावरी, तीसरा कह रहा कावेरी, या चौथा कह रहा क्षिप्रा। तो उज्जैन किस नदी किनारे यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये जो आपका उज्जैन शहर है, उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है, आपके क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही जगह आपको ब्रह्मा जी का मंदिर देखने को मिलेगा, और इसके अलावा आपको कहीं भी भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, भारत में नहीं मिल रहा तो विदेश में कहाँ से मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर भारत में एक ही जगह है, वह कहाँ पे वह आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा राजस्थान,
या ऑप्शन नंबर तीसरा करा असम, या ऑप्शन नंबर चौथा करा कोलकाता। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वह हो जाएगा आपका राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान। राजस्थान में आपका एक जगह पुष्कर, कौन सी जगह? पुष्कर। वहीं पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर देखने को मिलता है। पूरे भारत में इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर है राजस्थान राज्य के अंतर्गत आपके पुष्कर ज़िले में। अच्छा, अभी हाल में ही जो आपका करंट अफेयर्स है राजस्थान से संबंधित है, यहाँ पर नए राज्यपाल बनाए गए हैं राजस्थान में। इनका नाम हरिभाऊ किशन राव बागड़े के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो राजस्थान राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं उनका नाम है हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी, ठीक है। चलते हैं आगे आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा सा आपका साइंस से संबंधित है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा है नेत्रदान में कौन सा भाग दिया जाता है, दान दिया जाता है, कि नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है, ठीक। पहला कह रहा है रेटिना, दूसरा कह रहा है कार्निया, तीसरा कह रहा है स्टेपीज, या चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। यह भी एक बढ़िया परंपरा है, बहुत इसका जो है इस समय चल रही है। अभी मेरे क्या कहते हैं उसको, विधानसभा में ही एक मामला था, किसी बुजुर्ग ने अपनी पूरी देह ही दान कर दी थी मेडिकल कॉलेज के लिए, तो उसमें यह बढ़िया चीज़ होती है। तो नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? पहला कह रहा रेटिना, दूसरा कह रहा कार्निया, तीसरा कह रहा स्टेपीज, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो नेत्रदान में जो दिया जाता है वह दिया जाता है आपका कार्निया भाग। कौन सा भाग दिया जाता है? कार्निया भाग दिया जाता है आपके नेत्रदान में, ठीक है। अच्छा, स्टेपीज की बात किया जाए तो स्टेपीज का संबंध किससे है? तो स्टेपीज आपकी जो है कान की छोटी सी हड्डी होती है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी के रूप में जानी जाती है। तो नेत्रदान में जो हम लोग दान करते हैं उसे कहते हैं कार्निया भाग को हम लोग दान करते हैं। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। और अगला और आज का अंतिम प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा कि नवीनतम वेद की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा सामवेद, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा अथर्ववेद, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है आपका यजुर्वेद। तो नवीनतम वेद की संज्ञा किसे दी जाती है यह आपको बताना है। नवीनतम यानी मतलब कौन सा? आपका नया वेद, यानी कि ऐसा कौन सा वेद है जिसकी रचना सबसे बाद में हुई, जिसकी रचना सबसे बाद में होगी वही आपका नवीनतम हो जाएगा। तो देखिए जो आपका ऋग्वेद है, आपका सामवेद है, आपका यजुर्वेद है, इन तीनों की रचना पहले हुई थी और इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी की संज्ञा दी जाती है। जबकि आपका जो अथर्ववेद है इसकी रचना बाद में की गई है। तो अच्छा, बाद में की गई है तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका नवीनतम वेद कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका अथर्ववेद, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो नवीनतम वेद की संज्ञा किसी दी जाती है? वह दी जाती है अथर्ववेद की। इस तरह से आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप सभी को पसंद आए होंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।